हेलो टू ऑल। हम आज हमारे इतिहास के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अध्याय पहले के विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे का जो टॉपिक है उपलब्धियाँ, किस चीज़ की उपलब्धियाँ आपको बताई जा रही हैं, वैदिक काल से संबंधित। आज का जो अपना टॉपिक है वो है उपलब्धियाँ वैदिक काल और मुख्य रूप से हम इसमें पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। तो आज हम महाजनपद काल के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आपकी कक्षा 12 का ये विषय है और अध्याय पहला है, जिसके अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अपन ये बिंदु पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले हमें उस विषय वस्तु के बारे में अर्थ का पता होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर आज हमारा जो ये टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं महाजनपद काल, तो यहाँ हम ये अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि महाजनपद है क्या। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने वैसे कक्षा 10 में भी आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा है। जो आपका पहला चैप्टर था वो महाजनपद काल से ही संबंधित था, जिसमें आपको महाजनपदों के नाम भी बताए गए थे, उनका अर्थ भी बताया गया था। पर क्योंकि ये टॉपिक हमारी बुक में अभी नए सिरे से चालू हो रहा है, इसलिए हम वापस से इसके अर्थ और इनके नामों के बारे में चर्चा करेंगे। ये चीज़ जो अभी मैं आपको लिखवाऊंगी आपको नोटबुक में नोट कर लेनी है। सबसे पहले मैं आपको महाजनपद का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद महाजनपदों की संख्या और उनके नामों से आपको परिचय करवाऊंगी। तो ये चीज़ आपको नोटबुक में भी नोट कर लेनी है। ठीक है, तो महाजनपद जो है उसका तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। जनपद अर्थ, ठीक है, महाजनपद का अर्थ अपन कर रहे हैं, जो अपना पहला बिंदु है इस टॉपिक से संबंधित। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, ये जो महाजनपद है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, महा प्लस जनपद। अब ये जो जनपद शब्द है ये भी एक प्राचीन समय से चला आ रहा शब्द है। एक्चुअल में पहले जनपद शब्द चला, इसका परिचय हुआ, उसके बाद महाजनपद के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनपद शब्द का अर्थ क्या है। जनपद का जो बड़ा रूप है, जो विस्तृत रूप है, वो महाजनपद है। तो पहले हमें यहाँ पर जनपद के बारे में पता होना जरूरी है कि वो वाकई में है क्या। तो जनपद जो है इसका अर्थ जानने के लिए भी अपन इसको देखेंगे कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस पद। जन का मतलब क्या होता है, जनता या व्यक्ति, है ना, और पद से तात्पर्य यहाँ पर है रहने का स्थल। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकला, जनपद का क्या मीनिंग निकला है यहाँ पर, जनता या व्यक्तियों के रहने का स्थल क्या कहलाता है, जनपद। जब हम ये पढ़ते हैं कि जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि पहले मानव आदि मानव के रूप में था, फिर धीरे धीरे वो नदियों के किनारे रहने लगा, उसने कृषि कार्य सीखा, गुफाओं में रहने लगा और कृषि करने के कारण उसने अपने स्थान को निश्चित कर लिया। उससे पहले तो वो घुमंतु प्रजाति का व्यक्ति था, पर जब वो कृषि कार्य करके नदियों के आसपास में रहने लगा तो वहाँ बस्तियाँ बस गई। जब इन बस्तियों का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो एक पर्टिकुलर टाइप की बस्ती, ठीक है, जिनकी समान संस्कृति थी, जो एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आसपास में रहते थे, बस्ती का आकार, कॉलोनी का आकार जो ले चुके थे, वो क्षेत्र क्या कहलाए थे, जनपद कहलाए थे। ठीक है, तो उस समय में, प्राचीन समय में काफ़ी सारे ऐसे जनपद रहे। जब ये जनपद आगे चल करके आकार में विस्तृत हो गए, यानी इनका आकार बड़ा हो गया, छोटे आकार के थे व्यक्तियों के रहने के स्थल, तो वो जनपद थे।
जब इन्हीं का आकार बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, यानी कि मान लीजिए कि पहले एक नदी के किनारे इस तरीके से एक बस्ती बस गई, ये एक बस्ती है, पर अब और लोग आकर के रहने लगे, क्योंकि जनपद का आकार कैसे बढ़ेगा, क्षेत्र तो वहीं का वहीं है, उसको तो खींचेंगे नहीं अपन, क्या होगा, और लोग इन लोगों को देख करके इसके आसपास में अपनी झोपड़ियाँ, अपने मकान, अपने रहने के स्थल बनाने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जनपद है इसका आकार बढ़ता चला गया। इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे जनपद थे जिनका आकार काफ़ी बड़ा हो गया था समय बीतने के साथ साथ में, है ना। काफ़ी ऐसे जनपद रहे जिनका आकार छोटा हो गया, या फिर दो जनपद आसपास में मिल गए और एक जनपद का रूप ले लिया, या कोई जनपद लुप्त हो गए, या कोई जनपद छोटे ही रह गए, परंतु उनमें से कुछ ऐसे जनपद थे जिनका आकार समय बीतने के साथ बहुत बड़ा हो गया, जो हमारे भारत में प्राचीन समय के बहुत विशेष और बहुत इम्पॉर्टेंट जनपदों में से एक माने गए, जिनका आकार बहुत बड़ा हो गया। अन्य जनपदों से जो आकार में, संस्कृति में, लोगों की जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़े थे, उन्हें क्या नाम दिया गया, महाजनपद। समझ में आया अब आपको महाजनपद क्या है, इसका अर्थ क्या है, और महाजनपद किस शब्द से मिलकर के बना है, समझ में आई ये चीज़। इस तरीके से महाजनपद वो है जो कि व्यक्तियों के रहने का स्थल है। वो व्यक्तियों के रहने का स्थल जब समय बीतने के साथ साथ विस्तृत होता चला गया तो उनका नाम महाजनपद रख दिया गया। इस तरीके के जो महाजनपद है भारत में, इनकी मुख्य संख्या जो है वो 16 रही थी। इस तरीके के 16 महाजनपद भारत में रहे थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो दूसरा टॉपिक करवा रही हूँ वो महाजनपद से ही संबंधित है, आपको अर्थ समझ में आ गया। अब मैं बताऊँगी ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनके नाम भी लिखवाऊँगी, इन्हें आपको नोट भी कर लेना है। विशेष रूप से मैं कह रही हूँ ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी महाजनपदों की संख्या, और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे उनके नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा बिंदु बनेगा वो है महाजनपदों की संख्या। ठीक है, तो कुल महाजनपद कितने थे, महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, कितने थे महाजनपद, 16 थे। अब ये कौन कौन से थे मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहला महाजनपद जो था वो था अवंती, दूसरा अश्मक, तीसरा अंग, चौथा कंबोज, पांचवा काशी, छठा कुरु, सातवां कौशल, आठवां गांधार, नवा चेदी, 10वां वत्स, 11वां पांचाल, 12वां मगध, 13वां सातवां कौशल, आठवां गांधार, नवा चेदी, 10वां, एक और मैं यहाँ लिखती हूँ, 13वां वज्जी, 14वां मत्स्य, 15वां मल्ल, और 16वां जो अंतिम है वो है सूरसेन।
इनके नामों को आपको नोट कर लेना है। ये 16 महाजनपद थे जो कि जितने भी जनपद रहे उनमें सबसे ज़्यादा बड़े आकार के रहे हैं, इसलिए इनको महाजनपद की संज्ञा दी गई। और ये विशेषताएं इनकी बहुत सारी थी, इनके सांस्कृतिक आधार पर भी ये हमारी भारत के एक विशेष जनपदों में से एक थे, इसलिए इन सब के नाम आपको विशेष रूप से नोट कर लेने हैं। ठीक है, यह आपकी हुई महाजनपद का अर्थ के बारे में बात और महाजनपदों की संख्या के बारे में बात। ठीक है, अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए जो अगला बिंदु कर रहे हैं वो है बिंदु आपकी बुक के हिसाब से ही है वो बिंदु भाषा एवं साहित्यिक समृद्धि। ठीक है, अगला बिंदु अपन कर रहे हैं भाषा एवं साहित्यिक समृद्धि। हमारे भारत में जो महाजनपद काल था उसे हम वैदिक काल के रूप में भी देखते हैं। उस समय बहुत तरीके के विकास हुए। जब से सबसे पहला तो विकास जो वैदिक काल का रहा वो महाजनपदों का बढ़ना है। जब लोग बस्तियों में रहने लगे, उनके आसपास में उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लग गया, वो लोग व्यापार करने लगे, वाणिज्य करने लगे। इस तरीके से मानव वैदिक काल में विकसित हो गया था। ठीक है, तो उसने अपने स्वयं के विकास के साथ में बहुत सारी अन्य चीज़ों का विकास किया, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन के साथ जुड़ती गई और मानव विकसित होता गया। उसी प्रकार से उस मानव ने भाषा और साहित्य की भी समृद्धि की। यानी वैदिक काल के समय में मानव ने कौन सी भाषा का उपयोग करना सीखा, कौन सी साहित्यिक उपलब्धियां उसने हासिल की, उसके बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वैदिक समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत। आपको अंडरलाइन भी कर लेना है, आपकी बुक में दिया हुआ होगा कहीं इस वाले टॉपिक के अंदर कि जो संस्कृत भाषा है वो हमारे भारत की वैदिक काल में उपयोग में ली जाने वाली सबसे समृद्ध भाषा रही थी, सबसे प्राचीन भाषा रही थी। इसका उपयोग ही भारत में वैदिक काल के समय में किया जाता था। तो जितने भी लेख लिखे गए वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में ही लेख लिखे गए थे, क्योंकि वो लोग इस भाषा से ज़्यादा परिचित थे और इसी भाषा का प्रचलन हमारे भारत में ज़्यादा था। भारत में वैदिक काल में संस्कृत जो लेख लिखे गए थे उनकी प्रशंसा बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बहुत सारे विद्वानों ने की। उनमें से ही एक जो मैकडॉनल्ड था, मैकडॉनल्ड नाम का एक विद्वान रहा जिसने अपनी जो बुक लिखी थी, उसकी जो बुक थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये बुक लिखी थी मैकडॉनल्ड ने। उसमें क्या किया है, उसने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है। उसने ये बताया है कि भारत की ये जो संस्कृत भाषा है वैदिक काल में उपयोग में ली जाने वाली सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध भाषा है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। और संस्कृत भाषा को उसने बहुत उच्च दर्जा देते हुए अपनी इस पुस्तक में संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है। इस वाली लाइन पर भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ये इस टॉपिक के अंदर। इधर आपको अंडरलाइन करना है कि मैकडॉनल्ड की पुस्तक का नाम क्या है और उसने क्या इसमें परिचय दिया है, संस्कृत भाषा का प्रशंसा की है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के बारे में उसने इस पुस्तक में बताया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि भाषा के बारे में तो अपन ने बात कर ली कि संस्कृत में लेख लिखे हुए थे, उसकी प्रशंसा की गई। अब हम देखेंगे कि उन लोगों ने जो साहित्य की रचना की वो कौन सी लिपि में लिखे हुए थे। जो लिपि इस समय उपयोग में ली गई वो थी ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था और भाषा संस्कृत थी। ब्रह्मी लिपि में सारे ही समस्त लेख लिखे गए थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्रह्मी लिपि की उपयोग किया था। इसकी प्रशंसा किसने की है? मैकडॉनल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत में संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है और ब्रह्मी लिपि के बारे में भी बताया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी साहित्य जो भी वैदिक काल से संबंधित रहे हैं उनमें
से, ये तो भाषा की बात हो गई अपनी, अब अपन बात कर रहे हैं साहित्य की। तो साहित्यों में सबसे प्राचीन साहित्य जो वैदिक काल से संबंधित माना गया है वो रहा है आपका वेद। ठीक है, हमारे भारत के सबसे प्राचीन साहित्य है वेद। वेदों को अपौरुषीय माना गया है, अपौरुषीय माना गया है वेदों को। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये माना जाता था कि जो वेद हैं ये इसकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, ये आगे से आगे ईश्वर की प्रदत्त द्वारा, विद्वानों के द्वारा एक कान से दूसरे कान में पड़े, ये मौखिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, इसलिए इसे अपौरुषीय कहा गया है। यहाँ भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो जो वेद हैं उनकी भी कुल संख्या आपको बताई है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की कितनी संख्या है? कुल संख्या 4 बताई गई है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि ऋग्वेद के अंतर्गत 10 अध्याय और 1028 सूक्त हैं, यहाँ आपको अंडरलाइन कर लेना है। दूसरा जो वेद है आपका वो है सामवेद। सामवेद की रचना भी बहुत प्राचीन समय में हो गई थी और इसके अंतर्गत ज़्यादातर काव्य धाराओं का संकलन है। काव्य धाराओं का संकलन के साथ में इसके अंदर जो मंत्र हैं उनकी संख्या 1801 है, जिनमें से 75 नए मंत्र हैं और बाकी सारे ऋग्वेद से संबंधित हैं। यहाँ आपको अंडरलाइन कर लेना है। अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंतर्गत अत्यधिक रूप से कर्मकांडों, अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन है कि अनुष्ठान कौन कौन से किस समय किए जाने चाहिए, यज्ञ कौन सा है किस समय किया जाना चाहिए, कितने यज्ञ हो सकते हैं, कौन कौन से कर्मकांड किए जा सकते हैं, उन सब का वर्णन यजुर्वेद के अंदर किया गया है। और इसके अंदर 40 अध्याय हैं और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। ये भी आपको लिख भी लेना है और अंडरलाइन भी कर लेना है अपनी बुक के अंदर सारी चीज़ों को। और अंतिम जो आपका वेद है चौथा, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये आपका सबसे अंतिम वेद है। इसके अंदर कितने 20 मंडल और 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। यहाँ तक आपको अंडरलाइन कर लेना है, इन सारे टॉपिक को आपको याद भी करना है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आएगा पुराण। अब हम हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आगे की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे भाषा और साहित्य का, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको बताऊंगी कि वैदिक काल और महाजनपद काल में अगर हम भाषा और साहित्य की बात कर रहे हैं तो मैं ये बताऊंगी कि जहाँ साहित्य में वेद एक मुख्य ग्रंथों में से एक मुख्य साहित्य था, उस तरीके से जो पुराण हैं उनका भी अपना एक विशिष्ट महत्व था। ठीक है, पुराण भी महाजनपद काल के प्रमुख साहित्यों में से एक माने जाते हैं। जैसे आपकी बुक में भी आपको टिक भी कर लेना है, साथ के साथ अंडरलाइन करना है। पुराणों से हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए मिलता है। पुराण ही हमें ये बताते हैं कि मानव को किस तरीके से जीवन यापन करना है, यानी कि पुराणों की रचना किस लिए की गई थी, ताकि मानव आचरण को संकलित किया जा सके और उन्हें एक नियमबद्ध जीवनचर्या प्रदान की जा सके। उन सब का संकलन पुराणों के द्वारा प्रदान किया गया है। साथ में पुराण हमें ये बताते हैं कि जितनी भी विशिष्ट समस्त घटनाएं हैं वो किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से घटित हुई, यानी पहले जिन घटनाओं का क्रम बढ़ता हुआ उसके अंदर प्रदान किया गया है। साथ में हमने ये देखा कि ऐसा माना जाता है कि पुराणों की रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। इधर आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसके बारे में यही माना जाता है कि जो पुराण है उसके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो कि उनके पुत्र हैं वो रहे हैं। जो प्रमुख प्राण हैं, ऐसे तो पुराणों की संख्या आपको बताई गई है, इसमें जो प्रमुख प्राण हैं वो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण,
भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय, ये प्रमुख पुराण है, इन पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। इनके अलावा 29 और उपपुराण हैं जिनसे हमें प्रमुख साहित्यिक रचनाओं की जानकारी मिलती है। साथ में ये भी बताया गया है कि पुराण जो है उसकी यदि हम जानकारी ले लेते हैं, यदि हम पुराणों को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि वैदिक काल का जो मानव था वो अपने आप को नियमबद्ध करने के लिए किस प्रकार से साहित्यों का उपयोग करके अपने जीवन में उन्हें उतारता था और अपने आचरण को नियम रूप प्रदान करता था। यहाँ तक तो हमारी बात हुई कि वैदिक काल या महाजनपद काल में जो लोग थे उन लोगों ने साहित्यों के माध्यम से अपने आप को कैसे विकसित किया। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वैदिक काल या महाजनपद काल से ही संबंधित है, जो कि वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था या उसकी विशेषता के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि महाजनपद काल में जो राजनीतिक विशेषता थी, उधर का राजनीतिक जीवन कैसा था, किस तरीके से वहाँ की सारी राजनीतिक व्यवस्था चलती थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो इस टॉपिक में आपको बताएंगे। जैसे कि आपको ये बताया है सर्वप्रथम रूप से कि राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या कहलाती थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई कुल कहलाती थी। क्या कहलाती थी? कुल कहलाती थी। कुल से क्या तात्पर्य है आपको पता होगा, जो एक ही संबंधी होते हैं, एक ही रक्त प्रवाह से संबंध रखते हैं, उनको कुल का नाम दिया जाता था। सबसे छोटी इकाई कुल थी और उसके बाद सबसे जो बड़ी इकाई मानी जाती थी वो राष्ट्र मानी जाती थी। ठीक है, राष्ट्र को हम लोग राज्य भी कह सकते हैं और उसे एक देश भी कह सकते हैं। अगर अपन राजनीतिक जीवन का जो स्तर है वो देखें किस तरीके से राष्ट्र बनता है, तो उसकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है कि सर्वप्रथम तो कुल आता है, जिसे हम ग्राम भी कह सकते हैं, कुल या ग्राम। बहुत सारे कुल मिलकर के किसकी रचना होती है? विश्व की रचना होती है। यानी कि बहुत सारे ग्राम मिलकर के क्या बने? विश्व, जिन्हें हम जिला भी कह सकते हैं। बहुत सारे विश्व मिलकर के जन बनते हैं, यानी बहुत सारे जिले मिलकर क्या बनते हैं? राज्य। उस तरीके से जन क्या है? राज्य थे। और बहुत सारे जन मिलकर के किसकी रचना करते थे? राष्ट्र की। जैसे बहुत सारे राज्य मिलकर के एक देश की रचना करते हैं। जैसे आज के समय में गांव, गांव से मिलकर जिला, जिले से मिलकर राज्य और राज्य से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। उसी तरीके से उस समय भी कुल, कुल से मिलकर विश्व, विश्व से मिलकर जन और जन से मिलकर के राष्ट्र की रचना होती थी। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्र की रचना होती है। अगला जो अपन बिंदु कर रहे हैं इसी से संबंधित वो मैं ये बताऊंगी कि जबकि अपन जानते हैं कि राष्ट्र का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, वो राजा कहलाता है, परंतु कुल का प्रधान क्या कहलाता था, विश्व का प्रधान क्या कहलाता था और जन का प्रधान क्या कहलाता है। जैसे आज के समय में हम राज्य का जो प्रधान है उसे क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं, परंतु उस समय इनकी संज्ञा अलग अलग थी। यानी कि अगर अपन मुखिया के आधार पर देखें कि मुखिया का नाम क्या था या फिर किन क्षेत्रों में किन किन नामों से मुखिया को जाना जाता था। जैसे सबसे पहला है कुल, तो कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुल का मुखिया कहलाता था कुलू। ये आपको नोट करते चलना है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। ग्राम का जो मुखिया था वो कहलाता था ग्रामणी। विश्व का जो मुखिया था वो कहलाता था विश्वपति। और अंतिम जन है अभी आपका, जन का जो मुखिया था वो कहलाता था गोप। और अंतिम रूप से जो राष्ट्र है वो क्या कहलाता था? राष्ट्र का मुखिया कहलाता था राजा। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि कुल से मिलकर के ग्राम बनते हैं, है ना। बहुत सारे कुल के लोग एक गांव में रहते हैं, बहुत सारे कुल मिले ग्राम बना, उनसे मिलकर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो इस तरीके से इन सब के मुखिया इन्हीं नामों से
जाने जाते हैं। अपन जानते हैं कि एक राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो राजा कहलाता है, यानी पूरे देश की इन सब चीज़ों की व्यवस्था राजा संभालता है। राजा जितना भी जो भी निर्देश देता है उनकी पालना इन जगहों पर इन मुखियाओं के द्वारा करवाई जाती है, यानी कि हर जगह का अपना एक अलग राजनीतिक जीवन और पूर्ण व्यवस्था थी, पर इन सब पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता था? राजा किया करता था। पर राजा अकेला ये काम नहीं कर सकता था, उसके सहयोग के लिए सेनानी और पुरोहित की भी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में जो राजा है उसका पद वंशानुगत हुआ करता था, क्योंकि राजा अपने वंश के आधार पर ही अपनी पदवी प्राप्त करता था। पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद उससे बड़ा बेटा, इस तरीके से क्रम चलता रहता था। और कभी कभी ऐसा भी पाया गया है वैदिक काल में कि राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जनतंत्र भी पाया गया है, राजा का चुनाव जनता की सहमति से भी करता हुआ, ऐसे कुछ हमें संकेत प्राप्त हुए हैं। साथ में ये बताया गया है कि ये जितने भी जन हैं, हमने यहाँ पढ़ा जन, इनमें से कुछ प्रमुख जन भी रहे थे, है ना, यानी कि कुछ ऐसे जन भी थे जिनकी संख्या 5 थी, उन्हें पंचजन का नाम दिया गया है। ये जो पंचजन थे, ये पंचजन पूरी राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र बिंदु रहे हैं, सबसे बड़े जन माने गए हैं। इनका नाम था अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और अंतिम था दु। ये जो 5 जन थे, इन 5 जनों का राजनीतिक जीवन में विशेष महत्व था। पूरे राष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा मुख्य थे, इसलिए इन 5 जनों को मिलाकर के क्या नाम दिया है? पंचजन नाम दिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि वैदिक काल में जो युद्ध का जीवन है वो भी प्रचलन में था, यानी युद्ध हुआ करते थे। पर उस समय का एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ऐसा माना गया है कि सुदास नाम का एक व्यक्ति था जिसने 10 राजाओं से मिलकर के उनके अगेंस्ट युद्ध किया था। इस तरीके से ये जो 10 राजाओं के अगेंस्ट किया गया युद्ध है, ये युद्ध क्या कहलाता है? राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये जो युद्ध था ये सुदास के द्वारा 10 राजाओं के अगेंस्ट किया गया और इसमें सुदास की ही विजय हुआ। ये था कि सुदास को जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी उसके अंदर अपने पद से संबंधित उसे ये अन्य उम्मीदवारों के साथ युद्ध करना पड़ा था। अंत में वो जीता, उसे वो पद में मिला और उसने राजपाट को आगे बढ़ाया। इस तरीके से हमने जो ये पूरा हमारा वैदिक और महाजनपद काल था उसकी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विशेषता के बारे में यहाँ अध्ययन कर लिया है। अगला अब मैं आपको जो अपन ने आज ये विषय पढ़ा है इससे संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न लिखवा रही हूँ जो आपके गृह कार्य के भी प्रश्न हैं और इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको नोट कर लेना है। और ये सारा भी आपको जो मैंने नोटबुक बनाने के लिए कहा है उसके अंदर नोट करते चलना है। सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इन्हीं नोट्स में से मिलेंगे। ये जितना भी जो भी मैंने अभी आपको लिखवाया है आपकी बुक में भी जहाँ जहाँ आपको इससे संबंधित चीज़ें मिल रही है उस पर आपको टिक करते चलना है। और अगर आप नोट्स रेडी कर लेंगे तो आपको वहीं से वो सारी चीज़ पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो इस टॉपिक से संबंधित जो आज अपन ने पढ़ा है, जो मुख्य प्रश्न बनेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। प्रश्न नंबर पहला, महाजनपद से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर दूसरा जो बनेगा वो है 16 महाजनपदों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न जो रहेगा वो है वैदिक काल में किस लिपि का प्रयोग किया
जाता था। ये आपको बताना है कौन सी लिपि थी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न बनेगा वो ये है, प्रमुख पुराणों के नाम बताइए। अगला प्रश्न, पुराण के रचयिता कौन थे, उनके नाम आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है, कुल एवं राष्ट्र में क्या अंतर है। अगला प्रश्न, कुल्लू ग्रामीणी विस्पत्ति और गोप कौन थे, ये आपको बताना है। और अगला जो प्रश्न है वो ये है, राज्य युद्ध क्या था। टिप्पणी दीजिए। और अंतिम प्रश्न है आपका, पंचजना से आप क्या समझते हैं। ये आपके 9 प्रश्न हैं, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं, लिख लेने हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके गृह कार्य के लिए भी है और आगे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपन आगे का अपना जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू रखते हुए आगे के जो भी बिंदु हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।